नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेपीसीएस एकेडमी में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि यूपीएससी का टेस्ट देख रहे थे हम पॉलिटी का। यूपीएससी का टेस्ट देख रहे थे हम पॉलिटी का, जो कि यूपीएससी में कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और 100 क्वेश्चन में हम बोल रहे थे जैसे कि हम 2 पार्टों में इनको क्वेश्चनों को देखेंगे। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन और पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, 51 से लेके और 100 क्वेश्चन तक हम कवर करेंगे इसमें, 100 नंबर तक, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से संसदीय व्यवस्था की तुलना में अध्यक्षीय व्यवस्था के लाभ माने जा सकते हैं? कौन कौन से माने जा सकते हैं? अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व, स्थिर सरकार, कार्यपालिका और विधायिका के मध्य टकराव में कमी। यहाँ कमी तो होगी नहीं, यहाँ होगी बढ़ोतरी, यहाँ बढ़ोतरी होगी। तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। यदि हम 3 निकाल देते हैं कहीं से भी, इसमें निकल गया 3 और इसमें निकल गया 2 ऑप्शन हमारे पास में बच रहे हैं, तो कौन सा राइट होगा इसमें? अभी एक तो इसमें स्थिर सरकार है और अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व भी है, दोनों हैं, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा, 4 भी इसमें गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी राइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था में, इसमें जैसे कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। तो वो जो चुना जाता है एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, ठीक है। वह विधायिका के बहुमत पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। और जो इसका निश्चित कार्यकाल होता है 4 से 5 वर्ष का होता है, मतलब कि 4 से 5 साल का होता है। जैसे कि इसमें राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उसे पद से हटाने पर अविश्वास प्रस्ताव जैसी जो व्यवस्था है वो नहीं है वहाँ पर अध्यक्षीय व्यवस्था में, ठीक है। कब तक नहीं है? जब तक कि वह महाभियोग योग्य अपराध में शामिल न हो, ठीक है, तब तक वो लागू नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक होती है और राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। क्या आपको लगता है राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि 3 वर्ष होती है? ये तो वैसे ही गलत होगा, ठीक। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए संसद की मंजूरी आवश्यक है, नहीं, राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, ठीक है। अधिकतम अवधि कितनी होती है इसकी? 6 माह होती है, ठीक है, 6 माह होती है। लेकिन संसद की मंजूरी मिल जाए तो इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, हर 6 माह के अंदर, ठीक है। और यदि पूछा जाए किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल आता है ये 352 के अंतर्गत। जैसे कि आपातकाल में 3 व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि कौन कौन सी? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। तो ये 3 हैं, जैसे कि हमने बात की थी पीछे वीडियो में, पिछली वाले में। ये आता है 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन आता है 356 में और वित्तीय आपातकाल जो आता है ये आता है आपका 360 में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 53 नंबर। अन्न चक्र, एक तरफ तो पोर्टल दिए हैं, सरकारी पोर्टल, एक तरफ उनके उद्देश्य दिए हैं, ठीक है। बताइए कौन सा राइट होगा इसमें? अन्न चक्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन हेतु उपकरण। स्कैन मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राज्यों के लिए सब्सिडी के दावे की प्रक्रिया को सरल बनाता है। और ये है अमृत ज्ञान कोष, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना। ये तो गलत है इसमें। और अन्न चक्र और स्कैन, ये दोनों हैं, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी राइट, ठीक। ये जो था अमृत ज्ञान पोर्टल,
ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और जो इसकी शुरुआत हुई थी वो किसके तहत हुई थी? तो किस मिशन के तहत होती? मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के तहत इसकी शुरुआत हुई थी, मिशन कर्मयोगी। तो ये ध्यान रखेंगे। यदि इसके उद्देश्य की हम बात करें अमृत ज्ञान कोश की, तो इसका उद्देश्य होता है भारत में लोक प्रशासक के लिए शासन संबंधी जो प्रशिक्षण है और क्षमता के निर्णय को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध हैं, गैर नागरिकों या विदेशियों के लिए उपलब्ध नहीं है? केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध है लेकिन विदेशियों के लिए नहीं है। फर्स्ट है निजता का अधिकार और वोक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। जैसे कि आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। देखिए एक चीज़ है इसमें, अभी इसमें है आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 2 और 4, 3 गलत होगा और ये गलत होगा, यानी कि 2 और 4 कौन सा है? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब जैसे कि जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं वो कौन कौन से होते हैं? भारतीय और विदेशी को दोनों को प्राप्त कौन कौन से हैं? तो वो हैं जैसे कि एक है 15, एक है 16, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, ये जो आर्टिकल हैं ये आपके केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, ना कि विदेशियों को। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो आता है आर्टिकल किस में आता है? आर्टिकल आता है किस में? 21 में। और ये जो आता है ये दोनों ये आते हैं 19 में। और ये जो आर्टिकल आता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता ये आता है आर्टिकल 26 में। इनको आर्टिकल के माध्यम से भी ध्यान रखेंगे। क्या पता आपसे सही सुमेलित करके पूछ ले, या सुमेलित जैसे कि मिलान के लिए दे दिया जाए इस तरीके से, तो आपको बताना पड़े कि ABC इस तरीके से, तो भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है? एकात्मक विशेषता नहीं है। देखिए एकल संविधान है, आपातकालीन प्रावधान है, अखिल भारतीय सेवाएं है, लेकिन द्विसदनीयता नहीं है इसमें। तो ऑप्शन कौन सा इसमें राइट होगा? ऑप्शन होगा आपका डी राइट। ठीक है, अब हम बढ़ सकते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है क्या कह रहा है? सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, सशस्त्र बलों के सदस्य अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हैं, सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं हैं। सही बात है ये, लेकिन ये कह रहा है संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और निरस्त दोनों कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन सशस्त्र बलों के सदस्य और अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हैं और सशस्त्र बलों के गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, किस में दिया? आर्टिकल 33 में दिया है ना, सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों। असूचना जो एजेंसी हैं और सदस्य जो बल हैं उनके जो सदस्य हैं उनके सदस्यों फंडामेंटल राइट्स पर युक्त प्रतिबंध लगा सकते हैं और उन्हें निरस्त भी कर सकते हैं। यह अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। जैसे कि सशस्त्र बल जो होते हैं उस सशस्त्र बलों के सदस्य और अभिव्यक्ति में सशस्त्र बलों के ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जो गैर लड़ाकू हैं। जैसे कि कौन कौन से हो सकते हैं गैर लड़ाकू? ये कह रहा है गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं हैं, लेकिन इसमें शामिल हैं। लेकिन कौन कौन? जैसे कि नाई हो गया, बढ़ई हो गया, और मैकेनिक हो गया, बावर्ची हो गया, तो ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें लिखा गया है शामिल गैर लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा? केवल एक, ए राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है
राज्य सूचना आयुक्त के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वह 5 वर्ष की अवधि 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है राज्य सूचना आयुक्त दे वेतन भत्ते और सेवा अन्य शर्तें उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं? नहीं। किसके समान होते हैं? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के समान होते हैं। ये जो राज्य सूचना आयुक्त के जो वेतन भत्ते हैं वो किसके समान होते हैं? निर्वाचन आयुक्त के। किसके? निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। निर्वाचन आयुक्त के, ना कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के। ठीक है। और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो मुख्य सचिव, राज्य के जो मुख्य सचिव होते हैं उनके समान होते हैं। अन्य सूचना आयुक्त एक होता है अध्यक्ष और होता है अन्य सूचना आयुक्त। तो उनके जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, अन्य सूचना आयुक्त जो हैं उनके जो वेतन भत्ते हैं उनको किसके समान होते हैं? मुख्य सचिव के समान होते हैं। मुख्य सचिव के समान, राज्य के मुख्य सचिव के समान। ठीक है। चलिए, इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 58वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब कि किसकी बात कर रहा है? सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात कर रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। सबसे पहली बात बता दिया जाए इसमें तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है और ना ही सांविधिक निकाय है। दोनों में से कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये सही है इसमें, लेकिन पूछा गया है सही नहीं है, तो कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट, यानी कि ए होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि दूसरा तो सही है और ये कह रहा सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, यदि इसमें और बात की जाए तो इसका जो गठन हुआ है वो किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? पिछली वीडियो में भी बताया था। तो ये हुआ था संथानम समिति की सिफारिश पर ये गठित हुआ था। कब आई थी ये संथानम समिति? 1964 से लेके 1962 से 1964 के बीच। और जो इसकी स्थापना हुई है, इसका गठन जो हुआ है वो 1964 में ही हुआ था। 1964 में किस चीज़ के लिए हुआ था? तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। भ्रष्टाचार को जो रोकने की प्रमुख एजेंसी माना जाता है सीवीसी को। ठीक है, ये जो है बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें एक जो है अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सतर्कता आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो 3 होते हैं टोटल। इनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा तो की जाती है, लेकिन एक समिति की सिफारिश पर की जाती है राष्ट्रपति की। तो समिति में कौन कौन से अध्यक्ष होते हैं, कौन कौन होते हैं? तो एक तो प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम होते हैं, एक केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ये भी ध्यान रखना है, गृह मंत्री। और एक और होते हैं, तीन सदस्यीय कमेटी की सिफारिश पर होती है ना। तो तीसरे कौन होते हैं? तीसरे होते हैं जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लोकसभा में विपक्ष का नेता जो होता है वो भी इसमें शामिल होते हैं समिति में। ठीक, चलिए यहाँ से आपका क्वेश्चन अब छूटेगा नहीं सीवीसी से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय या निकायों की लेखाओं की लेखा परीक्षा कर सकता है? संघ सरकार के मंत्रालय कर सकता है, तेल और प्राकृतिक गैस कर सकता है, राज्य सहकारी समिति के नहीं कर सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा 1 और 2, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब देखते हैं। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और हाई कोर्ट के बारे में दिया है, जो कि रिट जारी करते हैं दोनों के दोनों। ठीक, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है।
ठीक है। पहला तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं, ये गलत है। और ये कह रहा है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट जारी कर सकता है और क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। किंतु उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकते हैं, ये ठीक है। ऑप्शन होगा 1 और 3, ऑप्शन होगा सी राइट, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है रिट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से होते हैं वो बताना है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में बताना है। केवल 200 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, नहीं। मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों की दी गई संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता, ये भी नहीं है। न्यूनतम 150 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है, ये भी नहीं है। लेकिन 276 से कम समर्थन के बिना नहीं पारित किया जा सकता, तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश कहाँ है, विशाखापट्टनम में, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हब की आधारशिला रखी। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, सही बात है, ठीक है। अब देखते हैं हम नीचे, कह रहा है इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त है। और ये कह रहा है इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कटौती करनी है। कौन सा सही होगा? अब देखिए इसमें पहला और दूसरा ठीक है। क्या पूछ रहा है, कितने सही हैं? कि केवल 1 केवल 2, दोनों सही, तीनों, इसमें आपके तीनों ही सही होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। देखिए नहीं, इसमें आपका यदि बात की जाए इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5, ये 5 है, 10 नहीं है, 5 है, 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता प्राप्त करे। पहला और तीसरा सही होगा, ठीक है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन राइट होगा। तीनों राइट नहीं होंगे तो बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अभी इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो घोषणा हुई थी, कब हुई थी? 2013 में हुई थी। कब हुई थी? 2013 में हुई थी। अभी आपको मंत्रालय पता लगी गया, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इससे उत्पन्न उत्पादों के उत्पादन और उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 356 यानी किसकी बात हो रही है? राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए इसके जो संचालन की अवधि है वो निर्धारित है, क्योंकि 2 माह इसकी निर्धारित अवधि है, ठीक। तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। और ये कह रहा है जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी व्यक्ति, हाँ ठीक है, ये ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए क्या होगा इसमें। ये कह रहा है भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी गई। ऐसी कोई बात नहीं थी। भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के बीच मंत्रियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष के आधिकारिक कृतियों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है नहीं, प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं है। भारत और ब्रिटेन में सदन का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देते हैं। नहीं, इस्तीफा नहीं देते हैं। ऑप्शन आपका तीनों गलत होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु नचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेलु नचियार को निम्नलिखित में से किस कारण से स्मरण किया जाता है। वह जो है शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। पहला ही ऑप्शन राइट होगा इसमें। ठीक है, ये जो थी कहाँ की थी, रानी वेलु नचियार कहाँ की थी, ये तमिलनाडु की थी। ठीक है, इनको जो है कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे कि फ्रेंच हो गई, अंग्रेजी हो गई, उर्दू हो गई, और कई भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, ऐसी कई भाषाओं का ज्ञान था। और इन्होंने क्या काम किया था, एक हैदर अली और गोपाल नायकर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया था। ठीक है, इन्होंने पहला मानव बम बनाया था जो कि प्रशिक्षित महिलाओं और सैनिकों की पहली सेना गठित की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये तो ठीक है, राज्यपाल द्वारा नियुक्ति की जाती है। भारत राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। आयु की सीमा की तो कोई बात ही नहीं की गई है। उसके वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वेतन भत्ते, बताइए। वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। 1 और 3 होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि इसमें बात करें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 165 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना, नदियों और वन्य जीवों की रक्षा और उनका संवर्धन करना, समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। भाग कितने में बात हो रही है, भाग 4A में बात हो रही है। संविधान का पालन करना आदर्श, ठीक है, और नदियों और वन्य जीवों की रक्षा करना, ये भी ठीक है। लेकिन समान न्याय की बात कहाँ होती है, DPSP में होती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका बी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती USSR के संविधान से प्रेरित हैं। मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी जो लिए गए, कहाँ से लिए गए, रूस से ही तो लिए गए हैं। तो ये तो आपका सही है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है, ये गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है। तो ये किस में कहा, किस अनुच्छेद में कहा गया, 24 में, 42 में, 44 में या 52 में। तो ये कहा गया था 42 में। ठीक है, कब हुआ था, 1976 को हुआ था। ये 44 जो हुआ था 1978 में हुआ था, और ये 24 जो हुआ था ये हुआ था 1971 के आसपास, और 52 जो हुआ है कि कब हुआ है, 1985 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यदि 44 में संविधान संशोधन की बात की जाए, इसमें कहा गया है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से एक बार उनकी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए अनुरोध कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बी राइट होगा, 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है। केवल संसद ही यह निर्णय ले सकती है कि वह मामला संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। सही ऑप्शन बताना, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। एक केस आया था मूल संरचना से संबंधित, कौन सा? केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती। कब आया था केशवानंद भारती? केशवानंद भारती, उसमें मूल संरचना की बात की गई है ना, तो कब आया था? 1973 में आया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है। इसमें लिखा है संशोधन कर सकती है, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ये कह रहा है केवल संसद ही निर्णय ले सकती है। कोई भी निर्णय हो मूल संरचना से संबंधित, इसका जो निर्णय होगा वो कौन करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी कि न्यायपालिका द्वारा होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान न्यायवादी के पद हेतु प्रावधान करता है। सही बात है। भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। कौन सा सही है इसमें? दोनों सही हैं या एक सही है? बताइए। ये भी ठीक है। सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अब ये नहीं वाला जो है ये हमेशा ध्यान रखना है, तो ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन है, हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्सेनिक, यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट, उपयुक्त में से कितने भूजल संदूषक हैं? तो इसमें चारों होंगे। ठीक है, आर्सेनिक की बात की जाए तो राजस्थान, यदि स्टेट की बात की जाए, स्टेट के हिसाब से देखा जाए इसमें, तो राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र आर्सेनिक में। यूरेनियम में देखा जाए तो हरियाणा नहीं। देखिए नाइट्रेट की यदि बात करें हम, चलिए आर्सेनिक की बात करते हैं। आर्सेनिक में देखा जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो नदियाँ होती हैं उनके बाढ़ के मैदान से संबंधित। ठीक है, यूरेनियम की बात करें तो राजस्थान और पंजाब, फ्लोराइड की बात करते हैं तो हरियाणा और कर्नाटक, और नाइट्रेट की बात करते हैं राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके और किन के लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है? ये कह रहा है, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में संशोधन हेतु, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने हेतु, नए मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु संसद द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें नहीं है। देखिए 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची ये तो हैं, लेकिन नए मूल कर्तव्यों को शामिल करने हेतु ये नहीं है। तो ऑप्शन होगा आपका कौन सा? 1 और 2 नहीं है। भारत, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 5वीं अनुसूची से जो संबंधित है वो ये किससे होता है? संविधान संशोधन विधेयक द्वारा नहीं। इसमें जो बहुमत होता है साधारण बहुमत, और राज्य की सीमा में जो परिवर्तन होता है वो भी साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, दोनों में साधारण बहुमत से। इसमें संविधान संशोधन विधेयक के मामले में किस में दिया है? आर्टिकल 3 में दिया गया है। आर्टिकल 3 में दिया गया है सीमा में परिवर्तन करने हेतु। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है? इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं। जो बंदरगाह होते हैं, तट होते हैं, तो उनको जो है
तट, समुद्र तट जो होते हैं उससे संबंधित है। समुद्र तट और मरीना क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो ब्लू फ्लैग टैग मिलते रहते हैं ना, वो समुद्र तटों को मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं? संविधान की सर्वोच्चता, शक्ति का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें सारे राइट होंगे। ठीक है, चलिए इसमें होगा आपका डी राइट। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नेंगचू फर्स्ट नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना शुरू की है? जापान ने, दक्षिण कोरिया ने, भारत ने या चीन ने? अब नेंगचू से ही लग रहा है कहाँ है, चीन है, तो ऑप्शन लगा दो चीन। ठीक, चीन ही हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, अभी 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? तो किस में निहित है? वो है राष्ट्रपति में। अब संसद मत लगा देना यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य से समझौता करने वाली समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, यदि इनसे संबंधित और भी देखें हम तो इनसे संबंधित दो समिति और बताते हैं। संघ शक्ति समिति है एक, तो संघ शक्ति समिति, ठीक, और एक है संघीय समिति। तो ये दोनों समिति भी आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि सरदार पटेल से संबंधित देखा जाए तो प्रांतीय समिति इनसे संबंधित है, पटेल से, प्रांतीय समिति। ठीक, राजेंद्र प्रसाद से देखें तो संचालन समिति है एक, संचालन समिति है, और दूसरी यदि देखा जाए तो प्रक्रिया नियम समिति भी इन्हीं से संबंधित है, प्रक्रिया नियम समिति। तो ये दोनों भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आप अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है? प्रस्तावना है नहीं, मौलिक अधिकार है नहीं, 7वीं अनुसूची है नहीं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब प्रस्तावना में आपको बताना है कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है। ठीक है, मूल अधिकार जो आते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो आते हैं, वो भाग 3 में आते हैं, और कितने से कितने तक हैं ये? 13 से लेके 35 तक, 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, 12 से कितने तक? 35 तक है, ध्यान रखना है। 7वीं अनुसूची किससे? केंद्र राज्य के शक्ति के पृथक्करण से, शक्ति के विभाजन से संबंधित है। ठीक है, जैसे कि संघ सूची आती है, संवर्ती सूची आती है, राज्य सूची आती है, ये सब इसी से संबंधित है। और ये जो है भाग 4 में आते हैं। ये कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है ताकि आपको पीसीएस के पेपर में काम आती रहें, स्टेट वाले में। ठीक है, अब जैसे कि इन्हीं की बात करें, ये 36 से लेके कितने तक हैं? 51 तक हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह एक संवैधानिक निकाय है। गलत बात है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 से 62 वर्ष है। ये ठीक है, जो भी आयु पहले हो। यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति को नहीं करेगा, राज्य सरकार को करेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? 80 का। अच्छा, इसमें पूछा गया है, सही नहीं है, तो इसमें ये सही है और ये तो सही। अच्छा, ये हमारा सही था और ये गलत था, तो इसमें पूछा है सही नहीं है, तो 2 हो जाएंगे, पहला और तीसरा। ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद कितने? 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है, भारत में विधि के शासन का मूल आधार है। फर्स्ट, और यह एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। कौन सा सही है इसमें? यह एकमात्र मूल अधिकार जो प्रकृति में निरपेक्ष है, ये नहीं है। ऑप्शन होगा ए, केवल 1। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। यहीं घुमाने वाले क्वेश्चन होते हैं। किसके तहत किया गया था? कैबिनेट जो मिशन होता है उस कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय से कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। आंग्ल भारतीय समुदाय से कई सदस्य शामिल थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन का उपबंध कर सकती है? लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित साधारण कानून द्वारा, राज्यसभा में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों में से किसी दो तिहाई सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा, राष्ट्रपति ये तो है नहीं, 368 ये है नहीं, लोकसभा में साधारण बहुमत बी होगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया। और सेकंड है, इसने भारत के राज्य सचिव का पद का सृजन किया और निदेशक मंडल नियंत्रण बोर्ड को समाप्त किया था। तो कौन सा इसमें राइट होगा? इसमें होगा आपका भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, ये विशेषताएं इसी अधिनियम की हैं, 1858 की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? बताइए कौन सा इसमें सही होगा। इसे चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिकृत किया गया है। नहीं, यह अपने अधिकार कार्य निष्पादन का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। ये भी नहीं करता है। और भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। ये भी नहीं। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। कोई भी सही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, हम वीडियो को इस वजह से जल्दी कर रहे हैं कि हाँ ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो, कम समय में ही ज़्यादा काम हो। ठीक है, तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। जब हमने बताया था, यहाँ पे बताया था राज्य में नाम में परिवर्तन जो होगा वो साधारण बहुमत से होगा, तो पूर्ण बहुमत की तो यहाँ पे बात ही नहीं है, तो ये होगा आपका गलत। कह रहा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में पुनर्स्थापित किया जा सकता है। सही बात है, ऑप्शन होगा बी राइट इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक न्याय, धार्मिक स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता। उद्देश्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में किया गया। सभी का किया गया है, सारी स्वतंत्रताएं हैं। विश्वास, अभी ऑप्शन डी। अब जैसे कि न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, ये सब बात की गई है। राष्ट्र की एकता, अखंडता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है। तो ये सारी बातें उद्देशिका में की गई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये बताना है आपको, ये जो न्याय की जो बात की गई है, न्याय की व्यवस्था जो है वो कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है भारत में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, कितनों को उपर्युक्त में से कितनों को लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में विधान परिषद के लिए मनोनीत किया था? तो बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव तीनों को किया था, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वित्तीय आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जाती है। वित्तीय आपात की घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत से वापस लिया जा सकता है। वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार 1991 में वित्तीय संकट के दौरान की गई थी। ये तो आपका गलत हो जाएगा, तो हम दो ऑप्शन को तो वैसे ही निकाल देते हैं। ठीक है, बच्चा हमारे पास में वित्तीय आपात की घोषणा जो है साधारण बहुमत से की जाती है, पारित किया जाता है, ये सही है। और दोनों सदनों के विशेष बहुमत से वापस लिया जाता है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं तब तक।
अब जैसे कि CIC है, यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के संदर्भ में देखना है हमें। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अनाधिक सूचना आयुक्त होते हैं। सही बात है। ये कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। और थर्ड है, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन भत्ते मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। कौन सा सही होगा इसमें, बताइए, कमेंट करिए। देखिए, इनकी जो पदावधि होती है, किस पर निर्भर करती है? वो करती है केंद्र सरकार पर निर्भर करती है, केंद्र सरकार पर। इनके जो वेतन भत्ते हैं वो भी केंद्र सरकार पर ही निर्भर करते हैं। तो ये आपके दोनों गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, केवल एक राइट है। ठीक है। CIC की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 2005 में हुई थी। ठीक, केंद्र सरकार द्वारा। ये जो है क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है। और नियुक्ति जो होती है इनकी, वो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वो भी एक समिति की सिफारिश पर। ठीक, ध्यान रखेंगे ये भी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए, मूल कर्तव्यों का पालन न करने पर आर्थिक दंड होना चाहिए, और इस तरह के आर्थिक दंड लगाने वाले किसी भी कानून को मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई। सारी सिफारिशें ऐसी थीं जो सरकार द्वारा नहीं स्वीकार की गई थी। ठीक है। ये स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित थी? फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित थी। कि कब जोड़ा गया था? किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था इनको? 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रसुविधा अधिनियम 1961, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित सिद्धांतों को क्रियान्वित करते हैं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें आपके सारे सही होंगे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस जारी किया है, किससे संबंधित है? आपराधिक परिसंपत्ति का पता लगाना और बरामद करना। ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत प्रदान किए गए नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना, वृद्धावस्था, बीमारी, निशाक्तता की दशाओं में लोक सहायता काम पाने का अधिकार प्रदान करना, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना, कृषि और पशुपालन से संबंधित पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों को संगठित करना। निर्देशक तत्व गांधीवादी बताना, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित हैं। कौन कौन से हैं इसमें? ग्रामीण उद्योग और कुटीर उद्योग और अनुसूचित जाति और जनजाति के संदर्भ में ये जो है गांधीवादी से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 1 और 3। किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं ये जो आते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, ये आता है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल कितने में आता है? 43 में आता है। ठीक है। और ये जो है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति जो है आर्टिकल कितने में आता है? ये आता है 43 में। ये आ गया 43 में। अनुसूचित SC ST जो आएंगे वो किस में आएगा? आर्टिकल 43। और अनुसूचित जाति और जनजाति ये किस में आता है? ये आता है आर्टिकल 46 में, 46 में आएगा। ठीक है। अब यदि बात करें वृद्धावस्था वाले की, ये आता है आर्टिकल 41 में। आर्टिकल 41 में। ठीक, ये जो है एक समाजवादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है। ठीक है। ये कृषि और पशुपालन जो है ये उदारवादी विचारधारा, उदारवादी विचारधारा। ठीक, कृषि और पशुपालन जो आता है आर्टिकल उदारवादी जो आता है किस में आता है? आर्टिकल 48 में आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं।
क्वेश्चन है अनुच्छेद 14 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत केवल विधि के समक्ष समानता का प्रावधान है, विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान नहीं। ऐसा कहीं पढ़ा है? विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण दोनों ही पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार वहाँ जहाँ समानों और असमानों के साथ भिन्न व्यवहार किया जाता है, क्या वहाँ अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है? बताइए कौन सा सही होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है, लागू नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य पद में शामिल हैं केंद्र और राज्य की विधायी अंग, केंद्र और राज्य की कार्यकारी अंग और स्थानीय प्राधिकरण, तीनों ही होंगे। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी रिट के संदर्भ में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार कीजिए। यह न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी को जारी किया गया है आदेश है जो उसे विधि द्वारा सौंपे गए सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन करने का निर्देश देता है। यह तब तक जारी किया जा सकता है जब कोई प्राधिकरण जिसे वह शक्ति प्रदान की गई हो अनुचित रूप से उसका प्रयोग करने से इनकार कर देता है, तो इसे किसी भी प्रकार के प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के कार्य और प्रशासनिक, विधायी, अर्धन्यायिक और न्यायिक कार्य के संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों और सार्वजनिक दायित्वों के पालन को परिवर्तनीय बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी रिट से संबंधित है? अब ये सीधा सीधा हम बताएं तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे कि परमादेश है। इसमें क्या होता है, हम आदेश देते हैं, तो इसका अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं। तो किससे संबंधित है ये? परमादेश से संबंधित है। ऑप्शन होगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है। और सेकंड है आयोग द्वारा अपनी वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। बताइए कौन सा सही होगा? देखिए ये जो रिपोर्ट पेश करता है वो अपनी किसको करेगा? राज्य सरकार को करेगा। ठीक है, और ये जो है ये समवर्ती सूची के विषय में कानून बना सकता है और राज्य सूची में जो उल्लेख है ना उन मामलों की जांच कर सकता है। राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो मामले हैं उनकी जांच कर सकता है। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन होगा आपका डी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के मूल सिद्धांत पर आधारित। सही बात है। लोकतंत्र में सरकार विधियों या विनियमों द्वारा सीमित नहीं होती है, सीमित होती है। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका कौन सा? ए सही और आर गलत। ए सही आर गलत। ऑप्शन होगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार 25 से 28। अब जैसे कि आपको पता होगा कितने से 14 से 18 के कौन से अधिकार आते हैं, 18 से 22 कौन से आते हैं, 19 से 22 कौन से आते हैं, 23 से 24 कौन से आते हैं, 25 से 28 कौन से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आर्टिकल 32 कौन से के तहत आते हैं। ठीक है, ये कह रहा है धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को शामिल करते हैं। राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रदान की जाती है। धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, ये आपका गलत है। ठीक है, और ये आपका सही है। तो ऑप्शन होगा आपका ए राइट। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अभी हम नेक्स्ट टेस्ट लेकर आएंगे जल्दी। ठीक है, यदि वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे कि हमने इसके दोनों पार्ट देखे 50-50 में, वैसे ही हमारी सीरीज चलेगी 50-50 क्वेश्चन की। और इसका जो पहला पार्ट था इसका पार्ट 1 का, उसका जो वीडियो लिंक पार्ट 1 में जो हमने 50 क्वेश्चन देखे थे वो पार्ट 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, देखें जा करके। ठीक है, और यदि टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए
आपको इसका लिंक भी, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।